अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब स्वाति और आपने इससे पहले यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं आपको नोट्स मेकिंग सिखा रहा हूँ। मल्टीपल वीडियोस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या किया, आपको ये सिखाया कि नोट्स मेकिंग। और स्पेशली CSS 2025 के बाद से, जब से ये एग्ज़ाम मुश्किल होता जा रहा है, तो किस तरह नोट्स मेकिंग आपने करनी है। इसी अपनी प्रॉब्लम, जो आपकी ये प्रॉब्लम है, उसको अपने जहन में रखते हुए मैंने पूरा एक प्रोग्राम भी शुरू किया। मेंटरशिप प्रोग्राम 2 साल से चलता आ रहा है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक डेमो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, एक विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप क्या करते हो, उन स्ट्रैटेजीज़ को जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ में मैंने शेयर की हुई हैं, आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, ठीक है, विद द सुपरविजन के आप अपने टीचर के साथ एक राब्ते में रहते हो, उनसे सीखते हो, तो तब जाके आपके नोट्स ना कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। अब देखने में आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो कोई AI टूल से बनाए गए और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड और बड़े ही हाई एंड किस्म के नोट्स हैं। ये तो सर, ये तो आपका कमाल होगा कि आपका तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये नोट्स बिल्कुल भी मेरे नहीं है। अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम इस टाइम का जो बैच चल रहा है मेंटरशिप का पाकिस्तान अफेयर्स में, ये उनके अपने बनाए गए नोट्स हैं। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने इन नोट्स में ऐसा क्या किया कि जिसको देख के मैं प्रॉपर एक पूरी वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ इन नोट्स को। आपको वो तरीके मैं आपको विजुअली दिखाना चाहूँगा कि किस तरह इन्होंने क्या किया, उन स्ट्रैटेजीज़ को अब्ज़ॉर्व करके प्रैक्टिकली अप्लाई किया। सो लेट्स समराइज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉट इन द प्रीवियस वीडियोज़। उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि नोट्स मेकिंग हमेशा फेजेज़ में आपको करनी चाहिए। फ़ेज़ 1 होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको जब तक पता नहीं है, तब तक आपके नोट्स मुकम्मल नहीं होंगे, तब तक आपको नोट्स बनाते वक्त समझ नहीं आएगी। फेज़ 2 आता है जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अपने माइंड में 5W और 1H, 5W एंड 1H अप्रोच इसको मैं कहता हूँ। आप व्हाट, आप वाई, आप वैन, आप वेयर, इस तरह के सवाल अपने माइंड में लेके आते हो कि यार नोट्स बनाने से पहले मैं ज़रा सवाल करूं कि लेट्स से अगर टॉपिक है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल एपरेटिस का, तो इससे रेलेवेंट मेरे माइंड में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तौर पे सोचते हैं कि यार पाकिस्तान का ये जो रीजनल एपरेटिस है, ये चेंज क्यों हो रहा है? चेंज होने से पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? चेंज होने से नुकसान क्या होगा? ये चेंज हो रहा है तो इसके सबूत हमारे पास क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंज हो रहा है? चेंज होने से पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन अपने माइंड में सोचेंगे। फिर आता है फेज़ 3 जिसमें आप ऑफिशियल नोट्स मेकिंग स्टार्ट करते हो। एंड फिर आता है आपका फेज़ 4 जिसमें आप क्या करते हो, ब्यूटिफिकेशन। आप मैप्स ऐड करते हो, फैक्ट्स ऐड करते हो, एग्जाम्पल्स, कोटेशंस। तो अगर आप क्या करो, इन 4 फेजेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, यानी किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले इन 4 फेजेस का आप सोचो कि यार फेज़ 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये, तब जाके क्या होगा, आपके इस तरह के वंडरफुल नोट्स आपके सामने आएंगे। सो गुलाम मुस्तफ़ा ने क्या किया है यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले जो फेज़ 1 है वो एक ऐसे समझें कि वो एक छोटा सा स्टेप है। वो आप अपने नोट्स पे नहीं करते, बल्कि वो आपके माइंड में होता है, या आपके जो हैंडमेड नोट्स होते हैं आप उसमें करते हो कि यार ये कुछ मेन कीवर्ड्स हैं जो इस टॉपिक में बार बार रिपीट होंगे, तो इनकी डेफिनेशंस, इनकी छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है फेज़ 2। अब फेज़ 2 में व्हाट से अगर हम शुरू करें, तो गुलाम ने क्या किया है, व्हाट इज मेंट बाय द चेंजिंग रीजनल एपरेटिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। अपने नोट्स अभी बनाना शुरू नहीं किया, उससे पहले उन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट इज दिस थिंग कि पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल एपरेटिस। वाई पे आके उन्होंने सोचा कि वाई हैज़ पाकिस्तान रीजनल इंपॉर्टेंस इंक्रीज्ड इन द रीसेंट डेकेड्स इन स्पाइट इंटरनल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। ऐसा मुल्क जिसमें अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, खुद की इकॉनमी को जो है जी इस टाइम पे कितने मसाइल दरपेश हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इतने रेलिवेंट क्यों हैं, हम लोग इतने इंपॉर्टेंट किए हैं दुनिया के लिए। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन द इवॉल्विंग रीजनल अलाइनमेंट्स, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट के दरमियान जो न्यू रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, उसके तनाजुर में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, और इसी तरह हु, व्हेन एंड हाउ। सो 5 W's एंड 1H। अगर आप समझदार बंदे हैं और अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हैं जो पास पेपर का फ्रीक्वेंट एनालिसिस करता है, तो आप खुद ये बात मुझे बताओगे कि सर यस, ये तो वो सवाल हैं जो नोट्स बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद, मॉक्स देने के बाद, जब आप पेपर में जाके
बैठते हो तो क्वेश्चन पेपर पे आपको ऐसे सवाल दिखाई देते हैं। लेकिन जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपने जब कल को पेपर में जाके बैठना है ना, पेपर में जाके आप बैठोगे और आप एग्जामिनर का वो क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको इस तरह के सवाल दिखाई देंगे। सो व्हाट इफ आप नोट्स बनाते वक्त ही इन सवालों को अपने माइंड में ले आओ। गुलाम ने प्रैक्टिकली हमें क्या करके दिखाया कि नोट्स अभी शुरू नहीं हुए, टॉपिक अभी उनका शुरू नहीं हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो सवाल जो कि टॉपिक से रेलेवेंट हो सकते हैं, वो सवाल जो एग्जामिनर कल को पूछ सकता है, पहले उन्होंने अपने माइंड से वो सवाल निकाले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नोट्स को बनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले रीजनल एपरेटिस है क्या, उसकी एक बड़ी डिटेल सी डेफिनेशन हमें दी। उसके बाद रीजनल एपरेटिस के ऊपर उन्होंने हमें एक बड़ा बेहतरीन किस्म का एक विजुअल ड्रॉ करके दिया कि लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जब हम हाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे तो तब क्या आपकी ओवरऑल जो रीजनल अलाइनमेंट है वो बदलेगी, और हाई स्ट्रेटेजिक सैलियंस से जब हम किस तरफ आएंगे, लो की तरफ, तो देखो यूनिपोलैरिटी से दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक नेक्सस बनता जा रहा था और अभी भी बन रहा है। मिडिल ईस्ट में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और नॉन ट्रेडिशनल पिवट आ रहा है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। जियो पॉलिटिक्स से हम लोग हट के जियो इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। इन चार मोटे मोटे पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो आपका रीजन है वो किसका शिकार है जी, चेंजेस का शिकार है। रीजनल एपरेटिस में बड़ी जल्दी हम चेंजेस देख रहे हैं। सो हमें एक बेहतरीन सी डेफिनेशन मिल गई। अब ये जो रीजन बदल रहा है, इसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या असरात रखती हैं। एग्जामिनर अगर आपसे इससे सवाल कर दे, क्योंकि ऊपर तो आपने सवाल ऑलरेडी सोचा हुआ है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आके अपना वही एग्जैक्टली सवाल को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो कि इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना इफेक्ट रखते हो द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का चैलेंज, नैरोइंग मैन्यूवरिंग स्पेस विद इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात और ख़राब होते जा रहे हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस का शिफ्ट हमने देखा, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का लिंक भी हमें इस रीजनल एपरेटिस में चेंजेस की वजह से देखने को मिल रहा है। ये वो टॉपिक्स हैं जी, ये वो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो एक सीजनड एस्पायरेंट बहुत जल्दी पिक करेगा, जिसके 6-7 महीने गुजर चुके हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसने अभी 2-4 महीने प्रिपरेशन के स्टार्ट हुए, उसको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसको वेस्टर्न फ्रंट की वॉलेटिलिटी क्या है, उसको इंडिया के साथ जो हमारी नैरोइंग हो रही है, मैन्यूवरिंग स्पेस, इंडिया के साथ ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सऊदी पाकिस्तान करंट अफेयर्स में उसको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जो लिंकेज है हमारी रीजनल एपरेटिस के साथ, जो बॉर्डर डिफेंस है, इन चीज़ों को वो थोड़ा सा पढ़ेगा। अब वो सवाल आता है कि सर वो कहाँ पे पढ़ेगा, जब वो पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को कवर करेगा। पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया में वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली पढ़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो आइडिया यहाँ पे गुलाम ने लिखा हुआ है वो यहाँ से उठाया है। वेस्टर्न फ्रंट की वॉलेटिलिटी भी वो पाकिस्तान रिलेशन विद अफगानिस्तान में पढ़ेगा। पाकिस्तान सऊदी रिलेशन इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स जब वो पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। एंड पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस भी जब वो पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। सो एज अ बिगिनर आपने क्या करना होता है, 4 फेजेस में चीज़ों को कवर करना होता है। पहला फेज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा फेज़ सवाल अपने माइंड में जनरेट करने का, उसके बाद रिसर्च करने का। अब थर्ड फेज़ जो है जिसमें आप रिसर्च करते हो वो कैसे की जाती है, किस तरह नोट्स बनाए जाते हैं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, एआई टूल्स यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, गूगल पे किस तरह सर्च करते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम हर 2-3 महीनों बाद उसका एक नया बैच आता है, वो आप डेफिनेटली उस पर क्या कर सकते हो, उसमें आके ये चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद आप सीखते हो। ये गुलाम को सिखाने के बाद ये उनकी खुद की कंप्लीट अपनी उनकी ज़ाती प्रोडक्शन है जो आपके सामने, और जिससे आप बड़े इंस्पायर भी हो रहे हो। सो यहाँ पे उन्होंने 5 से 6 पॉइंट हमें दिए कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सी पैक के वाहिद वो आपका ऐसा एक टूल है पाकिस्तान के पास जो इन सारे बदलते हुए हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन को, सिक्योरिटी पोजीशन को, आपकी पॉलिटिकल पोजीशन को क्या कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है। ठीक है जी, जियो इकोनॉमिक पिवट का नाम उसको दे रहे हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पेपर में जब इस तरह के मैप्स होंगे, ठीक है जी, उन मैप्स के साथ अगर आप इस तरह के टेबल्स ड्रॉ कर देते हो, ये आपके जो MCQs होते हैं, MPT के लिए आप तरस रहे होते हो सर MPT की कोई वीडियो MPT के ऊपर बताएं, एग्जैक्टली यहाँ से वो आप तैयारी करते हो MPT की। आपके सामने प्रैक्टिकली एक एग्जांपल मैंने वो रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, हमें ऑफिशियल मैप ऑफ CSS ऑफिशियल मैप ऑफ CPEC प्रोवाइड किया, उससे रिलेटेड स्टैट्स जो कि MCQ के तौर पे आते हैं वो हमें उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद वो नीचे CPEC 2.0 पे आते हैं जिसको वो कहते हैं द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
इन रीजनल एपरेटिस में जो चेंजेस आ रही हैं उसको पाकिस्तान किस तरह मैनूवर करेगा, वो इंडस्ट्रियल रिलोकेशन से प्रोडक्टिविटी ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर से एंड डिजिटल सिल्क रोड के थ्रू क्या करेगा, कवर करेगा, क्योंकि ये सीपेक 2 के यानी सीपेक 2.0 के क्या हैं, मेन पिलर्स हैं। ठीक है जी। और इससे क्या क्या पाकिस्तान को देखने को मिलेगा, सबसे पहले साउथ सेंट्रल एशिया कनेक्टर। पाकिस्तान सीपेक के थ्रू जो कार्स हैं आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो, उनको एक ट्रांजिटिव आपका वो एक हब ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाएगा पाकिस्तान सीपेक के थ्रू। मैरीटाइम अल्टरनेटिव ड्यूरिंग चोक पॉइंट क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है। ठीक है जी। और ईरान जो लेट्स से यहाँ पे ईरान का स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है जी। और यहाँ पे कहीं पे चाइना है, तो यहाँ से जब चोक पॉइंट बंद है तो वो सीधा पाकिस्तान के थ्रू सीपेक, सिंस आपका अफगानिस्तान ईरान जो है चाइना को तो अलाउ कर रहा है कि भाई आप अपने ऑयल एंड गैस को लेके जाओ, बाकी दुनिया के लिए उसने ये सख्ती की हुई है। तो पाकिस्तान का ये जो सीपेक है, ठीक है जी, ये हमें एक क्या देता है, एक अल्टरनेट रोड प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग चोक पॉइंट क्राइसिस। बिल्कुल रेलेवेंट, ये जो एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने बिल्कुल रेलेवेंट है 2026 मार्च के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप अपने पेपर में इस तरह की रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, बिल्कुल नई एग्जाम्पल्स ऐड करते हो तो एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है, स्कोर आपका ऑटोमेटिकली इससे बढ़ता है। ठीक है जी। और ये पढ़िए, इंटीग्रेशन इनटू द यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक। सिर्फ इस अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो चाइना ने शुरू किया, उसमें जो सीपेक है वो पाकिस्तान को क्या कर रहा है, यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भी जोड़ रहा है। इंडिया की कशीदगियाँ बढ़ती रहें, अफगानिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी बढ़ती रहे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास सीपेक ऐसा टूल है जो उसको ये इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है कि इतने हार्श एंड हार्ड टाइम्स में भी पाकिस्तान इस टाइम पे सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास सीपेक का अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसी सीपेक से रिलेटेड क्या हैं जी, उन्होंने कुछ चैलेंजेस जिक्र किए हुए हैं कि पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल एपरेटिस में सीपेक के थ्रू खुद को बेहतर कर सकता है, लेकिन सीपेक के चलते हुए कुछ हमें मसाइल हैं। सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकॉनमी आपस में बड़े एक एंगल से जुड़े हुए हैं। एक में चेंजेस आती हैं, दूसरा डैमेज होता है, दूसरे में चेंजेस आती हैं, पहला डैमेज होता है। फिर उसने अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और टू फ्रंट थ्रेट, इनका जिक्र किया हुआ है। अल्फाज देखिए कितने खूबसूरत हैं, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। द अफगान कॉन्फ्लिक्ट, टू फ्रंट थ्रेट, ठीक है जी, ये आपकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो आप अपने पेपर में हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में जब ऐड करते हो, एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एस्पायरर्स जो आपके लेफ्ट पे बैठे हैं, राइट पे बैठे हैं, ठीक है जी, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, उन सबसे आपका पेपर मुख्तलिफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। द स्ट्रक्चर, एलीट कैप्चर एंड लेक ऑफ रिफॉर्म्स, कितनी खूबसूरत हेडिंग्स हैं ये। जब आप हेडिंग्स देते हो, ठीक है, इससे क्या होता है, आपके पेपर में जान आती है, आपको एक बड़ा फ़ायदा महसूस होता है कि यार मेरा पेपर बाकी सबसे यूनिक है। तो सीपेक को पहला चैलेंज क्या हमने डिस्कस किया गुलाम के नोट्स के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। सेकंड, एलीट कैप्चर हुआ हुआ है, स्टेट के रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहे, एलीट ने कैप्चर करके रख दिया स्टेट को। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि एक भी है, ठीक है जी, यूएस चाइना की बैलेंसिंग में पाकिस्तान चाइना की तरफ होता है तो इंडिया यूएस खफा हो रहा है, यूएस की तरफ जाता है तो चाइना खफा हो रहा है। इस सारे फायदे में जो हमने ऊपर पढ़ा सीपेक के थ्रू, हमें ये नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल शॉक्स, द गल्फ फैक्टर, क्लाइमेट इकोनॉमिक नेक्सस। पाकिस्तान दुनिया भर में क्लाइमेट के तौर पे उन टॉप 10 कंट्रीज़ में, वल्नरेबल तरीन कंट्रीज़ में आता है, जो क्लाइमेट की वजह से अपनी इकॉनमी को नुकसान कर बैठते हैं। हमने 2022 के फ्लड्स में ये चीज़ देखी कि आपकी इकॉनमी को $10 बिलियन का जो है नुकसान हुआ। 10 बिलियन नहीं, 10% था, 33 बिलियन था, एग्जैक्ट नंबर था $33 बिलियन, विच इज़ राउंड अबाउट 9.2% ऑफ आवर एनुअल जीडीपी। इतना नुकसान हुआ 2022 में, तो इमेजिन कीजिए 2026 में क्या होगा। तो पाकिस्तान अगर अपने रीजनल एपरेटिस में खुद को सिक्योर करना चाहता है तो क्लाइमेट, सेकेंड उसके बाद क्या जी, हमने देखा क्लाइमेट के बाद ग्रेट पावर ट्रैप, उसके बाद हमने देखा कि भाई आपका अफगान फ्लिक, सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने देखा लीड कैप्चर एंड लेक ऑफ रिफॉर्म्स। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के बदलते हुए चेंजिंग रीजनल एपरेटिस में पाकिस्तान को रोक रहे हैं इंटरनल तौर पे। ठीक है, हमने उन फैक्टर्स का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया। और फिर खूबसूरती से देखिए, कल को आपने पेपर में जब बैठना होता है उससे पहले आपको बिल्कुल थोड़ा सा काम होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको छोटा सा टाइम मिलेगा अपने पेपर को वो करने के लिए। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे अपने जो नोट्स आप होते हैं उनको रिवाइज करोगे, और उस रिवीजन में आपको ये छोटे छोटे जो आपके ये टेबल्स हैं ना, ये बहुत काम आते हैं।
ओके, यहाँ तक आपने अपने नोट्स बना दिए। अब आपके माइंड में ना एक सवाल आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नोट्स ऑल इंक्लूसिव हैं, मल्टीपल डायमेंशंस उसमें कवर हुई हुई हैं। आप पैनिक करते हो, आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, उसके नोट्स देखो वो ठीक हैं, उसके नोट्स देखो वो ठीक हैं। स्ट्रैटेजी जो आपने देखी फेज़ 2 में, जब आप अपने माइंड में सवाल पहले सोचते हो उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करते हो, तो आप कभी भी पैनिक नहीं करते। द सेम हैपेंड हियर। गुलाम के नोट्स यहाँ पे आके अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऊपर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जैसे सवाल उठाए थे। अब उनके जवाब तलाश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब नीचे आए, वाई पाकिस्तान रीजनल एपरेटिस या रीजनल इंपॉर्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड। पाकिस्तान की जो रीजनल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ क्यों गई है? अगर एग्जामिनर ये पूछे कि यार चेंजिंग रीजनल एपरेटिस में पाकिस्तान ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सवाल कर दे, तो पाकिस्तान इज़ अ पिवटल स्टेट, ये कुछ कोटेशंस उन्होंने उठाई हुई हैं यहाँ पे। बेसिक उन्होंने अपने वो वर्ड्स इस्तेमाल करके एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख के उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, हमें ग्राउंड रीजन्स बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, द क्रॉस रोड्स ऑफ 3 रीजन्स, एनर्जी कॉरिडोर, ट्रेड का पिवट एंड साउथ सेंट्रल एंड मिडिल ईस्ट का जो ये आपका एक नेक्सस है, इसमें क्या है, पाकिस्तान उनके क्रॉस रोड्स पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक 2 पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने मैप्स बनाए होंगे, ड्रॉ किए होंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पाकिस्तान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यही इसकी जो ज्योग्राफी है पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। सेकेंड, द यूएस चाइना न्यूट्रल ग्राउंड। चाइना के साथ हम इस तरह अटैच हैं सीपैक एंड बीआरआई के थ्रू। यूएस के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो हैं वो क्या करती हैं, अलाइन करती हैं। इन पॉइंट्स के चलते हुए हम चाइना के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने यूएस के लिए, और यूएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं एज चाइना। तो पाकिस्तान इसलिए 2 ग्रेट पावर्स जो हैं उनका इस टाइम पे अलाय बन चुका है, दोस्त बन चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है जो आपने अगर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैक्टर। आर्मी हमारी प्रोफेशनल है, ठीक है जी, हमारी यूएन पीस कीपिंग के मिशंस हमने वो किए हुए हैं, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हमारी बहुत मानी जाती हैं दुनिया में, एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए हमने न्यूक्लियर आर्सेनल भी रेडी रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान, जैसे आपके मिलिट्री के हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत एक कोटेशन है, अगर पाकिस्तान डूबा तो ये 8-10 स्टेट्स को तो साथ लेके डूबेगा। तो दुनिया इतना कर ही नहीं सकती, इतना बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ द डेमोग्राफिक एंड मार्केट का पोटेंशियल। यूथ बल जितना ज़्यादा है, पोटेंशियल हमारा इतना है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके साथ हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, इकॉनमी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन है, सीपैक यहाँ पे है, इंडिया के साथ हम टसल में हैं, यूएस के इंटरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। सारे डेमोग्राफिक्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं पाकिस्तान को। और जो मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि यार दुआ किया करें, इस तरह की वीडियोस देख के अगर आपको अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स में दुआएं आनी चाहिए। इस टाइम पे लाहौर की ये तपती गर्मी में गाड़ी में बैठा हुआ हूँ कि भाई एक ऑडियो के एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिले, पसीने निकल रहे हैं गर्मी से, बट ये एक आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो बड़े गौर से सुनिए और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। एंड इन द एंड हम क्या करते हैं, कंपैरिजन पे आते हैं। किस कंपैरिजन पे आते हैं जी, कंपैरिजन व्हाई द वर्ल्ड कैंट लुक अवे पाकिस्तान से, या ये जो चेंजिंग रीजनल एपरेटिस है पाकिस्तान का, इससे दुनिया इधर उधर क्यों नहीं जा सकती। पहली ज्योग्राफी के थ्रू ये फैक्टर, मिलिट्री के थ्रू ये, डेमोग्राफिक एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ये 4 फैक्टर्स समरी के तौर पे, कल को याद करने के तौर पे आपको ये बहुत काम आएंगे, ठीक है, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे। व्हाई इट मैटर्स इन 2026, ये करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर कर दिया। यहाँ पे नीचे आए, पाकिस्तान पोजीशन इन इवॉल्विंग रीजनल अलाइनमेंट्स, जो रीजन में आपकी क्या हो रही है, नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं, ठीक है जी। G20 के समिट्स इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है जी। IMEC, इंडिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो भी इंडिया के थ्रू इनिशिएट हो रहा है, ठीक है जी। ट्रंप आता है तो डोनाल्ड ट्रंप नाम से वो आपके मोदी उसको हग करते हैं। फ्रेंच मैक्रोन आते हैं, ठीक है जी, तो उनको भी बड़ा वेलकम किया जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। सो इंडिया बहुत आगे निकलता जा रहा है, ठीक है। सो पाकिस्तान की पोजीशन इस सारे प्रोसेस में कहाँ है। बिफोर द ईरान वॉर पाकिस्तान बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशन पे था, बट विद दिस ईरान वॉर अब इंडिया जो है उसके पसीने छूट रहे हैं कि यार हर
दुनिया का पार्ट जो है वो स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पाकिस्तान के ऊपर अब नज़रें गड़ाए बैठी हैं कि यार क्या पता पाकिस्तान हमारी हेल्प कर दे। सो सेंट्रल एशिया में द एस्पायरेंट गेट अवे, ठीक है जी, ये क्या है जी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कार्स, ठीक है जी, ये क्या है आप समझो इसको कि पाकिस्तान उन सारी कंट्रीज़ को उनकी एनर्जी को अपने रास्ते सीपैक के थ्रू दुनिया तक पहुंचा सकता है। एनर्जी की इंटीग्रेशन हो, बॉटलनेक्स हो, अफगानिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे हो, उस सब में पाकिस्तान सेंट्रल पॉइंट पे है, ठीक है जी। सो पाकिस्तान की पोजीशन इवॉल्व हो रही है चेंजिंग डायनामिक्स के साथ। मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में जो है ये सारे हमने फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कोटेशंस यहाँ पे गुलाम ने कवर की हैं और उनको देख के हमें ये समझ आती है कि यही वो फैक्ट्स हैं जो कल को पेपर में ऐड करने से आपका स्कोर बढ़ता है। एस्से में आप यही फैक्ट्स ऐड कर सकते हो। करंट अफेयर्स के पेपर में इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कोटेशंस हम देते होते हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हो। सो मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर से लेके इन्वेस्टमेंट पार्टनर तक भी पाकिस्तान क्या बन चुका है, इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंस है। साउथ एशिया में द स्टेलमेट एंड द वेस्टर्न पिवट, ठीक है जी, पाकिस्तान स्टेलमेट एंड वेस्टर्न पिवट के तौर पे क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। द इंडो पाक आपका जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो, अफगानिस्तान का रिवर्सल, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को साउथ एशिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। जो रीसेंट डेवलपमेंट 2025 के 2026 के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट हुई है, हम उनका जिक्र करके कहते हैं कि ये ऐसे पॉइंट हैं जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमने अगेन वो एक टेबल ड्रॉ किया। सेंट्रल एशिया को हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और साउथ एशिया को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए समझने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। आता है जी हमारा अगला एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसी टॉपिक का यानी अगली एक डायमेंशन आती है जो कि आपका फिर से सवाल होता है कि सर कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंस, ये डायमेंशन कवर करनी है, वो डायमेंशन कवर करनी है। ये आप फेज़ 2 में सीख चुके हो जब आप व्हाट वाई हाउ वाली अप्रोचेस को फॉलो करते हो। उन्होंने अगली अप्रोच फॉलो की हाउ वाली, ठीक है जी। हाउ पाकिस्तान कैन लेवरेज इट्स जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारी ज्योग्राफी को लेके जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी, कि हमारी ज्योग्राफी को, जियो मीन ज्योग्राफी एंड स्ट्रैटेजिक मीन स्ट्रैटेजी। ज्योग्राफी की वजह से पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजीज़ बना सकता है अपनी ज्योग्राफी की वजह से, आज चाइना को वो कहे कि भाई तुम्हारे सीपैक को मैं ख़त्म करता हूँ, चाइना क्या करेगा? आज अपनी ज्योग्राफी की वजह से पाकिस्तान यूएस को कहता है कि यार तुम कभी ईरान में घुसते हो, कभी अफगानिस्तान में अटैक करते हो, कभी इराक को तुम डिस्टेबलाइज करते हो, मैं अपनी जो बेसिस हैं वो तुम्हें नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा। जैसे खान साहब ने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। वो किस बेस पे कहा था? ज्योग्राफी की बेस पे। सो दिस इज़ व्हाट जियो स्ट्रैटेजिक मीन्स, कि अपनी ज्योग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बेस के ऊपर हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो डिफ़ाइन करें। तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ बफर, जियो इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रिज, ठीक है जी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे यहाँ पे आके देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे यूज़ कर सकता है अपनी ज्योग्राफी को। इन्हेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी, द ट्रिपल लिंक मॉडल। यहाँ पे अफगानिस्तान में, कार्स में, ठीक है जी, इन सारी कंट्रीज़ में पाकिस्तान इस तरह के ब्रिजेज़ अगर बना दे जिसकी वजह से पाकिस्तान, जैसे फील्ड मार्शल का एक कोटेशन है कि डूबेगा तो हम 7 कंट्रीज़ को साथ लेके डूबेंगे, फिर हर कंट्री हमारे डिफेंस के लिए आएगी। सेकंड, प्रमोटिंग रीजनल पीस, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, द ग्रीन बॉर्डर पॉलिसी, ठीक है जी, ये कुछ उनके कीवर्ड्स हैं, इनको ज़रा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा हम इन चीज़ों को भी फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को या अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी, पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को ग्रो करके भी इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे आके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आगे, कनेक्टिविटी में ये पॉइंट, उससे क्या हुआ, पीस में ये पॉइंट, ग्रोथ में ये पॉइंट, और क्या क्या चीज़ें हमें उनसे मिली, हमने उसको भी लिखा हुआ है। एक्सेलेंट एनालिसिस, ठीक है जी, हर चीज़ फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, कोटेशंस के साथ है। इसमें अभी फ़ेज़ 4 जो है, जिसको मैं फ़ेज़ 4 कहता होता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, फ़ेज़ 4 जिसमें अपनी ब्यूटिफिकेशन करनी है, मैप्स, ग्राफिक्स, टेबल्स, फैक्ट्स, कोटेशंस, वो अभी तक ऐड नहीं हुए हैं। उसके बावजूद ये नोट्स इतने वेल रिटन हैं, वेल क्राफ्टेड नोट्स हैं कि आप देख के खुद इंप्रेस हो रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और एंड पे आके उन्होंने क्या की हुई है, कंक्लूजन, ठीक है जी, द फॉलोइंग पॉइंट्स कंक्लूड द ओवर रीचिंग
नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान्स करंट क्या है जी आपके स्टैंडिंग। उन्होंने क्या किया हुआ है, फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मेंशन करके दिए गए हैं, इनको क्विकली पढ़ के आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो। सो इमेजिन कि ये सब का सब आप पाकिस्तान अफेयर के नोट्स बनाने के तरीके, ये स्ट्रैटेजीज़ सिर्फ 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से सीखते हो मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आई एम डूइंग समथिंग जो कि बिगिनर्स के लिए, अगर आप एक बिगिनर हो, पूरे पाकिस्तान में आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स का कोई ख्याल नहीं करता। बिगिनर्स को पढ़ाना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हर बंदा चाहता है कि यार एक पढ़ा लिखा समझदार एस्पायरेंट आए, उसको 2-4 चीज़ें मैं सिखाऊं, कल को उसका इंटरव्यू रिटर्न जल्दी से पास हो जाएगा। ऑब्वियसली वो सियाना है, समझदार है, इंटरव्यू की 2-4 टिप्स मेरी अकेडमी से आके लेगा। कल को मैं अपनी अकेडमी को क्या करूँगा, पब्लिसाइज कर सकता हूँ उसको, मैं पब्लिकली मैं लोगों को बता सकता हूँ कि यार ये एस्पायरेंट मेरी अकेडमी से पढ़ा था। बट I am not an academy, I am not an institution, I am just one single person, one man army जो क्या कर रहा है, बिगिनर्स के लिए रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। सो इफ़ यू आर बिगिनर तो मेंटरशिप प्रोग्राम है। हर 3 महीने बाद उसका एक बैच आता है जिसमें हम पाकिस्तान करंट, इस्लामिक स्टडी, GSA, प्रेसियन कॉम्पोजिशन, ये 5 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। साथ में एसे राइटिंग का एक अलग प्रोग्राम है, द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के नाम से। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये आपके सामने इन प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चे सीखते हैं और फिर आपको ये अपने नोट्स भेजेंगे वैल्यूएशन के लिए। सो इमेजिन कि एक बच्चे की ये परफॉर्मेंस है तो बाकी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन ये गुलाम मुस्तफ़ा के वो एक्सेप्शनली गुड नोट्स हैं, विजुअल्स अच्छे हैं, ग्राफिक्स इसमें उन्होंने ऐड किए हुए हैं, नोट्स पढ़ने का दिल करता है। तो खैर बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, डिस्कशन कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप अगर ख़ुद ट्राई करते हो तो इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख के ख़ुद ट्राई करो, कोई ज़रूरत नहीं है 2000 रुपया भी देने की। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार इतनी एफर्ट हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा, फिर उस केस में आप क्या करते हो, यू ट्रस्ट अ पर्सन, यू ट्रस्ट अ मेंटर जो आपको इस तरह की चीज़ें सिखाए, और उस केस में फिर आपको फ़ायदा होता है। सो योर CSS गाइड हसीब स्वाति साइनिंग ऑफ। इफ़ यू रियली लव द वीडियो प्लीज़ कमेंट, एनर्जी मिलती है, हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।